तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यह हमारी धड़कन लव द पावर का एक ऐसा पार्ट है। बाकी सब इसके पार्ट मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने उनको ना देखा हो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी तक आपने देखा कि तज घबराते हुए रूम में पहुंचता है तो देखा कि दिव्या खुद को फर्श से उठाने की कोशिश कर रही थी। तच घबराते हुए जल्दी से दिव्या के पास गया और उसको अपनी बाहों में संभाल लिया। आह तच, बहुत दर्द हो रहा है। तच ने देखा तो दिव्या के अपने पेट को पकड़ रखा था। अब आगे तच जल्दी से दिव्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटाने को हुआ कि वो रुक गया। बेड पर पहले से ही खून के धब्बे लगे हुए थे। उतने में तनय अंदर घुसने को हुआ तो तच ने उसे रोकते हुए कहा, तनय अंदर मत आना। तच दिव्या को ऐसी हालात में किसी और को देखने नहीं देना चाहता था। दिव्या तच की टी शर्ट पकड़ते हुए कलहारते हुए बोली, तच मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना तच। तच दिव्या को कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, अंजलि आंटी को तुरंत मिला आने को बोलो, उसके साथ कोई मेल डॉक्टर नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो। तच वहां से निकलकर दूसरे रूम में चला जाता है। तच के जानने के बाद जब तनय की नज़र बेड पर लगे खून के धब्बों पर गई तो तनय ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। तनय अपना फ़ोन निकालकर तच ने जो अंजलि आंटी को कॉल करने के लिए कहा था उन्हें कॉल करता है। डॉक्टर अंजलि शास्त्री डॉक्टर अनुज शास्त्री की माँ है। अनुज शास्त्री तच और समीर का दोस्त है जो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था, लेकिन कुछ देर रिंग जाने के बाद भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता है तो तनय फिर से कॉल करता है। इस बार किसी ने कॉल उठाकर कहा, हेलो तनय। हेलो अंजलि आंटी, उधर से सॉरी डॉक्टर, अंजलि अभी ऑपरेशन में बिजी हैं। तनय उनसे कहो किंग का कॉल है, इमरजेंसी है, उन्हें आना है और हाँ, उनकी टीम में कोई मेल डॉक्टर नहीं होना चाहिए। कहकर तनय कॉल कट कर रूम से बाहर आता है तो दीक्षा उसे रोते हुए नजर आती है। तनय क्या हुआ, भाभी ठीक हो जाएंगी, रोना बंद करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो मनु दीदी भी। दीक्षा रोते रोते चुप हो जाती है। उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। मनु भाभी क्या? दीक्षा बोलो, मनु भाभी को क्या? तनय दीक्षा के कंधे को हिलाते हुए पूछता है। दीक्षा रोते हुए सब तनय को बताते हुए उनके सीने से लग जाती है। तनय दीक्षा की बात सुन उसके चेहरे को थाम कर कहता है, भाभी और मनु भाभी को कुछ नहीं होगा, वो दोनों स्ट्रांग है। अभी हमें भी स्ट्रांग बनकर उनके साथ खड़े रहना होगा। दीक्षा हाँ में सिर हिलाती है तो तनय उसे लेकर तज दिव्या को जिस कमरे में लेकर गया था उस कमरे की ओर जाने लगता है। इधर दूसरे रूम में आह तज, बहुत दर्द हो रहा है। दिव्या छटपटाते हुए तज के बाहों पर अपने नाखून गड़ाते हुए बोली। तज दिव्या को लेकर बेड पर बैठ गया और दिव्या को अपने सीने से लगाए हुए उससे बोला, अभी डॉक्टर आ रही है, फिर सब ठीक हो जाएगा, पर तज बहुत दर्द हो रहा है। दिव्या रोने लगी। दिव्या की हालत देखकर तज को अब समझ आ रहा था कि कालू जिस खेल के बारे में बोल रहा था क्या वो यही खेल था। तज दिव्या को देखकर घबरा गया था। दिव्या सुबह तक तो ठीक थी, फिर अब ऐसा क्या हुआ दिव्या के साथ जो उसकी हालत ऐसी हो गई। यह जो वक्त कालू ने दिया था वो पूरा होने तक दिव्या ने उसके खेल का असर दिखा रहा है। दिव्या एक बार फिर से दर्द से करार उठी तो तच उसे कसकर अपने बाहों में भरने लगा, लेकिन अब दिव्या को बेहोशी आ रही थी और दिव्या अपनी आंखें बंद करने लगी। तभी तनय और दीक्षा रूम के अंदर आ गए। भाई आप भाभी को बेड पर लेटा दो, नहीं तच दिव्या को
और जोर से खुद से चिपकाते हुए कहा। लेकिन दिव्या की आंखें बंद होते देख तक्ष जोर से चिल्लाया, ये डॉक्टर क्यों नहीं आई अभी तक? दिव्या की और हालत खराब होते देख तक्ष का दिल बेचैन हो उठा। वो इतने साल अपनी सुहाना से दूर था, लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि सुहाना उसके पास जरूर आएगी। लेकिन अभी जैसी दिव्या की हालत थी, अगर दिव्या को कुछ हो जाता तो वो हमेशा के लिए दिव्या को खो देता। और दिव्या की हालत अब और खराब होती जा रही थी। दिव्या ने कसकर तक्ष के टी शर्ट को पकड़ लिया। दिव्या के पैरों से अब और भी ज्यादा खून बहकर नीचे गिर रहा था। उसकी हालत देखकर तक्ष अब पैनिक करने लगा और दिव्या को उठाकर कमरे के बाहर जाने लगा। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तनय ने पूछने पर तक्ष चिल्लाते हुए बोला, नहीं भाई, आप अभी भाभी को इस हालात में कहीं लेकर नहीं जा सकते। तक्ष जो बाहर जा रहा था, तनय तक्ष के हाथ को पकड़ते हुए उस रोक कर बोला, भाई डॉक्टर आने वाली हैं, मैंने कॉल कर दिया है। आप ऐसे हालात में भाभी को बाहर लेकर जाएंगे? हाँ मैं जाऊंगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तक्ष चीखते हुए तनय से बोला। तक्ष की आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे उसमें खून उतर आया हो। तक्ष आगे बढ़ा कि तभी लीला आंटी डॉक्टर्स को वहां लेकर आ गईं। वहां आने वाली डॉक्टर अंजलि शास्त्री पहले तो तक्ष की बाहों में किसी लड़की को देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर अंजलि शास्त्री तक्ष को पहले से जानती थी और उनको भी यही पता था कि तक्ष लड़की से प्यार करता था, वो लड़की मर चुकी है। फिर वो अपनी हैरानी छुपाते हुए तक्ष उसे कमरे में लेकर चलो तो जल्दी से दिव्या को कमरे में लाकर बेड पर लेटा देता है और दिव्या का हाथ पकड़कर वहीं पर खड़ा रहता है। डॉक्टर जैसे ही कमरे के अंदर आती हैं, फर्श पर पड़े खून और दिव्या के पैरों से बहते खून को देखकर उनको अंदाजा हो गया था कि वहाँ क्या हुआ है। तक्ष बाहर जाओ। नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं दिव्या के पास रहूंगा, आप अपना काम करो। तक्ष की बात सुन डॉक्टर ने तनय को आवाज देते हुए कहा, तनय तक्ष को बाहर लेकर जाओ। तनय कमरे में आकर तक्ष का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर चला गया और डॉक्टर दिव्या को चेक करने लगी। अब तक दिव्या भी बेहोश हो चुकी थी। धीरे धीरे कर काफी समय बीत गया था, लेकिन अभी तक डॉक्टर बाहर आकर कुछ बोली ही नहीं थी। तक्ष यहाँ से वहाँ घबराहट के मारे घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह जब दिव्या उसके ऊपर सो रही थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी, अभी उसके पैरों से इतना खून क्यों बह रहा है। तक्ष ये सब सोच ही रहा था कि तभी कमरे का डोर खोलकर डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तक्ष तनय दीक्षा जल्दी से उनके पास आकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर आंटी? डॉक्टर आई एम सॉरी तक्ष, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। विला के मेन गेट के पास खड़ा अनुज के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में अनुज भी वहां अपनी टीम को लेकर आ जाता है। तेज अनुज को देखकर उससे हड़बड़ाते हुए कहता है, अनुज भाई जल्दी चलिए, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन तेज तुम मुझे कुछ बताओगे कि आखिर किसे क्या हुआ है? अनुज तेज के साथ जल्दी सेकंड फ्लोर पर जाते हुए पूछता है, भाई आप खुद ही समझ जाओ, आप जल्दी चलो। तेज अनुज और उसकी टीम को लेकर मिनी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि मानसी को अपनी बाहों में लिए आंसू बहा रहा था। अभी कोई भी ये नहीं बता सकता था कि मान के दिल में कितना दर्द भरा है। अनुज इस तरह से मान को देखकर जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछता है, ये कौन है और इसे क्या हुआ है? मान अनुज को देख इसे ठीक कर दे। अनुज मेरी जिंदगी है ये, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा यार, इसे ठीक कर दे। मान भराए गाल से बोलता है। अनुज मानसी को बेड पर लेटाते हुए अपनी टीम से कहता है, इनका प्रेशर चेक करो और ब्लड टेस्ट करके मुझे जल्दी बताओ क्या कंडीशन है। मान तुम बाहर चलो। अनुज मान को हॉस्पिटल के डोर के बाहर करते हुए कहता है।
तेज मान को संभालते उससे बोलता है, मान भाई, मानसी भाभी को कुछ नहीं होगा, देखना वो जल्द ही ठीक होकर फिर से हमारे साथ कैसे हंसी मजाक करेंगी। मान तेज के गले लगकर रोने लगता है। मान को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसके दुश्मनी के कारण कालू ने मानसी के साथ ऐसा किया है। मान खुद से कहता है, कालू अब तू बस 2 पल की जिंदगी जी। यहाँ जैसे मेरी मनु ठीक है, मैं खुद वहाँ पर आकर तुझे मार दूंगा। कुछ देर बाद अनुज डोर खोलकर बाहर आता है। अनुज मान से, मान इन्हें जहर दिया गया है, वो भी एक नहीं बल्कि कई जहर को आपस में मिलाकर एक बनाकर इन्हें दिया गया है। वो जहर एक दूसरे के असर को काट भी रहे हैं और अपना जहर फैला भी रहे हैं। अनुज कहता है, और ऐसे जहर का एंटीडोट मिलना बहुत मुश्किल होता है और फिर खून बहुत बह गया है, हमें खून की ज़रूरत पड़ेगी, अभी चाहिए और एंटीडोट 7 घंटे से पहले, इससे ज़्यादा टाइम हुआ तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। तेज अनुज की पूरी बात सुनकर कहता है, इन्हें जहर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे? अनुज, इन्हें इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया है और इन्हें जहर दिए 15 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं उनके कुछ और टेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मान, एंटीडोट जल्द से जल्द इन्हें देना होगा, जहर इनके दिमाग में पहुँचने से पहले, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तेज, अनुज भाई आप एंटीडोट का नाम लिख कर दो, मैं लेकर आता हूँ। अनुज तेज को एंटीडोट का नाम लिख कर दे देता है और तेज वहाँ से एंटीडोट लेने चला जाता है। अनुज मान के कंधे पर अपने हाथ रखकर उसके कंधे को दबाते हुए कहता है, वो ठीक हो जाएगी, बस अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो, कहकर अनुज हॉस्पिटल रूम के अंदर चला जाता है। इधर जब डॉक्टर ये बात उन सबके कानों में गई तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनके कानों में गरम लावा डाल दिया हो। तभी उन्हें लड़खड़ाने की आहट आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे हाँफता हुआ अखिल और अखिल के पीछे हाँफती हुई निकिता खड़ी थी। अखिल, जो डॉक्टर के कहे शब्द की आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए, सुनकर लड़खड़ा गया था। उसे निकिता संभाले खड़ी थी, क्योंकि अखिल बिला में बार बार घर के सभी लोगों को फ़ोन लगा रहा था, क्योंकि उसका दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। गुस्से से अपना फ़ोन नीचे पटकते हुए कहता है, ये तीनों फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं सुहाना को कुछ हुआ तो नहीं है, या फिर दीक्षा को ही कुछ? नहीं नहीं, दोनों ठीक होंगी, लेकिन दोनों मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? इसलिए अखिल परेशान होकर बिला के लिए निकल गया था। जब बिला पर पहुंचा तब उसने डॉक्टर की बात सुन ली थी तो वह एकदम से लड़खड़ा गया। अखिल, ये सब सुनने पर अखिल के कदम लड़खड़ा जाते हैं। अखिल 2 कदम पीछे हट जाता है तो निकिता उसे अखिल जी कहते हुए उसे संभालती है और उसी के साथ वहां खड़े सबकी नज़र अखिल और निकिता पर जाती है। दीक्षा जैसे अखिल को वहां देखती है, दीक्षा भागकर जाकर अखिल के गले लगते हुए रोते हुए कहती है, डैडा, दीदी ने अपना बेबी खो दिया, वो हमें छोड़कर चला गया डैडा। किसी लड़की को अखिल के गले लगे देखकर निकिता को जलन होती है, लेकिन वह अभी कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, कहती भी तो किस हक से। अखिल बस चुपचाप दीक्षा को पकड़े खड़ा था, उसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। तो वहीं अब तक ब्लैंक हो चुके तक्ष होश में आते हुए डॉक्टर शास्त्री से कहता है, आंटी आप एक एक बार कोशिश कीजिए ना, वो नहीं जा सकता हमें छोड़कर। दिव्या जागेगी तो मैं उससे कैसे कहूँगा कि हमारा बेबी आने से पहले हमें छोड़कर चला गया। आप एक बार कोशिश कीजिए ना। डॉक्टर तक्ष के कंधे को पकड़कर उससे कहती है, तक्ष, मेरे यहाँ आने से पहले ही वो जा चुका था। तक्ष ये सुनते ही अपनी आंखें भींच लेता है और आगे बढ़कर रूम के अंदर चला जाता है तो देखता है कि दिव्या अपनी आंखें बंद किए माँ बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। तक्ष दिव्या के पास नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ दिव्या के पेट पर रखकर उससे कहता है, अगर जाना ही था तो क्यों आए तुम हमारी ज़िंदगी में ऐसे जाने के लिए? अभी तुम्हारा मम्मा जागेगी तो मैं उसे कैसे बताऊंगा कि तुम हमारे पास आकर फिर चले गए? कैसे संभालूंगा उसे? कैसे
तज दिव्या के हाथ को पकड़कर चूमते हुए रोने लगता है। डॉक्टर रूम के अंदर आकर, तज तुम्हारी वाइफ को जहर दिया गया है और एक या दो जहर नहीं बल्कि 4 जहर को मिलाकर एक जहर बना कर दिया गया है, जिनका एंटीडोट बहुत मुश्किल से मिलता है। और उसे दिव्या को दिखाते हुए, जहर दिए 16 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, हमें जल्दी ही एंटीडोट की खून की ज़रूरत पड़ेगी। और तज तुम खुश नसीब हो तज, जो तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारी वाइफ की जान बचाई है। तज हैरानी से डॉक्टर शास्त्री को देखने लगता है। डॉक्टर आगे कहती हैं, लेकिन तज अभी खतरा पूरा टला नहीं है, इसलिए तुम लोग बाहर जाओ, मुझे कुछ टेस्ट करने हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। तज दिव्या को देखते हुए बाहर जाने लगता है, लेकिन उसके बच्चे ने जो उसके दिव्या को बचाने के लिए किया था, वह तज कभी भूल नहीं पाएगा। डॉक्टर अनुज मिनी हॉस्पिटल से बाहर आकर मान से बोलते हैं, मान, तेज को कॉल करके पूछो उसे एंटीडोट मिला या नहीं, अब सिर्फ 5 घंटे ही बचे हैं। मान हाँ कहकर तेज को कॉल करता है, लेकिन तेज कॉल का आंसर नहीं करता था। डॉक्टर अनुज विमान के पास ही खड़े थे, तभी मिनी हॉस्पिटल से एक जूनियर डॉक्टर भागते हुए आता है और अनुज से कहता है, डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की पल्स रेट गिर रही है। अनुज और मान ये सुनकर जल्दी से मिनी हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। अनुज मानसी को चेक करते हुए कहता है, मान, एंटीडोट का जल्द से जल्द मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मान की नज़रें सिर्फ मॉनिटर मशीन को ही देख रही थी कि कैसे मानसी की पल्स की लाइन कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रही थी। मान इस वक्त खुद को होपलेस फील कर रहा था कि वो चाह कर भी अपनी मोहब्बत के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मान आगे बढ़कर मानसी को उठाकर अपने गले से लगा लेता है। मान ने मानसी को जैसे अपने गले से लगाया था, उससे मानसी का हाथ नीचे झूलने लगता है। मान भर्राए गले से कहता है, मनु देखो, तुम्हें ठीक होना ही होगा मेरा बच्चा, मेरा अब इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मैंने अपने माँ बाप को पहले ही खो दिया है। एक बहन है, लेकिन वो कहाँ है ये भी मुझे नहीं पता, वो जिंदा भी है या नहीं मुझे नहीं पता। अब तक उस कालू की मौत और अपनी बहन को ढूंढना ही मेरी जिंदगी का मकसद था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में तुमसे प्यार करने लगा, तुम में अपनी ज़िंदगी देखने लगा, अब तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा मनु, मैं जी नहीं पाऊँगा। मान के आंसू उसके आँखों से बहकर मानसी के कंधे को भिगो रहे थे। मान, मनु, तुमने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मनु, तुम सुन रही हो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मान अब बोलते हुए लगभग रोने ही लगा था। मानसी जैसे मान की बातें सुन रही थी और उसके बातों का रिएक्ट भी कर रही थी, धीरे धीरे कर उसकी पल्स नॉर्मल होने लगी थी। अनुज मान को थम सब दिखाता है, जैसे उससे कह रहा हो, ऐसे ही उससे बातें करते रहो। अनुज मान के पास आकर उससे कहता है, मान, हमें ब्लड चढ़ाना है, अब तक तेज एंटीडोट लेकर नहीं आता, तब तक हमें किसी भी तरह से इन्हें संभालना होगा, और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से बेड मंगवा सकें। तुम कहना क्या चाहते हो? अनुज मान से, मान देखो, इस विला में जितने भी सर्वेंट हैं उन सब से पूछो कि किसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, जिनका भी होगा उनसे हम ब्लड देने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ, कहकर मान मानसी को बेड पर लेटाकर उसके माथे को चूमकर उस हॉस्पिटल से निकल जाता है। मान तेज को भी कॉल करता रहता है। इधर तेज अब तक एक मेडिकल शॉप से दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे मेडिकल शॉप देखते हुए अब तक 25 मेडिकल शॉप से भी ज़्यादा मेडिकल शॉप देख चुका था, लेकिन वो इस एंटीडोट की खोज कर रहा था, उसे कहीं नहीं मिला।
अब तक एक ही मेडिकल शॉप बचा था, जिसका नाम था द मेडिकल हाउस, जिस पर तेज नाउम्मीद होकर जाकर एक केमिस्ट को अनुज की दी हुई मेडिकल स्लिप दिखाकर पूछता है कि क्या यहाँ ये एंटीडोट है या नहीं। मेडिकल स्लिप देखकर कहता है, सर आप सही टाइम पर आए हैं, अभी अभी इस इंजेक्शन का स्टॉक आया है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तेज भगवान का हाथ जोड़कर शुक्रिया कहता है और मान को कॉल कर लगाता है। मान जल्दी से तेज का कॉल रिसीव कर लेता है। मान तेज से कहता है कि तुम्हें एंटीडोट मिल गया। तेज खुश होते हुए कहता है, हाँ भाई, मुझे एंटीडोट मिल गया है और मैं बिला आ रहा हूँ। फिर मान सर्वेंट के पास आकर बोलता है, आप लोगों में से जिनका भी खून ग्रुप बी पॉजिटिव हो, प्लीज़ मेरे साथ चलिए और अपना खून देकर मैडम की जान बचा लीजिए। के लिए आप लोग मुझसे जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सर्वेंट का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। वह आगे जाकर कहते हैं कि हमारा ब्लड बी पॉजिटिव है, हम अपना खून मैडम को देने के लिए तैयार हैं, इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं, आप हमें इतने अच्छे से रखते हैं और हमें इतनी अच्छी सैलरी देते हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मान उन्हें जल्दी से अनुज के पास मिनी कैमरे में ले जाता है। इधर दिव्या के कमरे पर डॉक्टर तच को एंटीडोट लाने के लिए बोलते हैं तो तच जल्दी से तेज को स्लिप सेंड कर देता है। फिर डॉक्टर दिव्या के लिए खून की बात करती है तो अखिल आगे आते हुए कहता है, मैं दिव्या को खून दूंगा। अखिल जो डॉक्टर के साथ दिव्या को खून देने के लिए जा रहा था, दीक्षा की कही बात सुनकर उसके कदम रुक गए थे। अखिल दीक्षा की तरफ मुड़कर उससे पूछता है, अभी क्या कहा तुमने। दीक्षा अपने सर को झुकाए फिर से वही लान दोहराती है, मैंने कहा आपका ब्लड उनसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप जिसे अपनी बहन सुहाना समझ रहे हैं और अपना खून देने जा रहे हैं, वो आपकी बहन सुहाना नहीं, मेरी बहन दिव्या है। दीक्षा की कही बात सुनकर अखिल और तच दोनों को होश उड़ जाते हैं। अखिल गुस्से से भरकर दीक्षा पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम दीक्षा। अंदर जो लड़की बेजान पड़ी है, क्या मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगा कि वो मेरी बहन है या नहीं। अरे मैंने उसे सिर्फ उसकी शक्ल देखकर अपनी बहन नहीं कहा। जब भी उसे देखता हूँ मुझे वही फीलिंग आती है जो बचपन से उसके साथ रहने पर आती थी, कि वो मेरी सुहाना है, मेरी सुहाना, मेरा बच्चा, मेरी सूहू है। दीक्षा फिर से वैसे ही कहती है, वो आपकी सुहाना नहीं, मेरी दिव्या दी है। इस पर दीक्षा के मुंह से वही बात सुनकर अखिल का गुस्सा बढ़ जाता है और अखिल दीक्षा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा देता है। दीक्षा अखिल से डरकर पीछे हट जाती है। तच को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वहीं ये सब तनय और निकिता के सर के ऊपर से पार हो रहा था कि आखिर ये सुहाना और दिव्या के नाम पर ये बहस क्यों हो कर रहे हैं। अखिल दीक्षा को मारने के लिए जाओ हाथ उठाया था, उसे नीचे करते हुए दीक्षा के पास जाकर उसके गाल को अपने हाथ में भरते हुए उसके माथे को अपने माथे से लगाते हुए कहता है, दीक्षा बेटा, अंदर जो दिव्या है वही मेरी बहन सुहाना है। मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ, सिर्फ शक्ल की बात नहीं है। तुम ही बताओ, अगर वो मेरी बहन सुहाना नहीं होती तो मेरी बहन वाला एहसास क्यों है फिर उसके पास। मैं कह रही हूँ डैडा, वो सुहाना नहीं है। फिर से यही बात सुनकर कि दिव्या सुहाना नहीं है, अखिल दीक्षा को खुद से दूर ढकेल देता है। दीक्षा गिरती की उससे पहले तनय भाग कर आकर दीक्षा को गिरने से बचा लेता है। तनय दीक्षा को अपने सीने से लगाए खड़ा रहता है। अखिल दीक्षा को घूरते हुए, अब अपनी बकवास बंद करो, मैं इससे आगे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूँ। अखिल इतना ही कहता है कि तभी डॉक्टर, जो इतनी देर से उन दोनों का तमाशा देख रही थी, वो गुस्सा होते हुए चिल्लाकर कहती हैं, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, नॉनसेंस। क्या चल रहा है यहाँ। वो बच्ची अंदर अपनी जिंदगी
और मौत से लड़ रही है और तुम लोग यहाँ बाहर फैमिली ड्रामा कर रहे हो। जस्ट शट ऑफ दिस। डॉक्टर तच से, देखो तच, मैं कोई फ्री नहीं बैठी रहती हूँ जो कॉल किया और आ गई। मैं ऑपरेशन कर रही थी लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए वो ऑपरेशन किसी और को हैंड ओवर करके आ रही हूँ। अगर यहाँ यही सब तमाशा करना है तो मैं जा रही हूँ, और अगर इस बच्ची को बचाना है तो इसे हॉस्पिटल और ब्लड की ज़रूरत है। तो क्या तुम उसे हॉस्पिटल लेकर जाओगे या फिर उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दोगे? डेट योर चॉइस, कहकर डॉक्टर शास्त्री वहाँ से जाने लगती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर और उन्हें वहाँ से जाते देख दीक्षा तनय के सीने से लगी ही बोलती है, अब ब्लड टेस्ट करवा लो। अखिल कुछ कहता है कि तच कमरे के अंदर चला जाता है। तच दिव्या को गौर से देखते हुए अपनी गोद में उठाने लगता है। दिव्या के बेहोश होने पर उसका चेहरा दूसरी ओर झुक जाता है। तच दिव्या के सर को अपने सीने पर रखकर उसे अच्छे से अपने गोद में उठाकर कमरे के बाहर आता है। तच की नजरें नहीं हट रही थीं दिव्या के चेहरे से। तच दिव्या को देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम मेरी सुहाना हो ना। मैंने कभी चेहरे पर ध्यान नहीं दिया कि किसका चेहरा कितना खूबसूरत है। मैंने तो तुम्हारी रूह, तुम्हारे दिल से प्यार किया है और ये दिल कभी मेरी सुहाना को पहचानने में धोखा दे नहीं सकता। अभी तुम बेहोश हो, फिर भी देखो मेरे तुम्हारे करीब आने से ये कैसे बेतहासा धड़क रहा है। यही बता रहा है कि तुम मेरी सुहाना हो, मेरी सुहाना। और देखो ना दीक्षा को, वो कैसे अखिल के साथ बहस करने में लगी है कि तुम सुहाना नहीं उसकी बहन दिव्या हो। तुम मेरी सुहाना हो ना। तच की नजरें एक पल के लिए भी दिव्या के चेहरे से नहीं हटी थी। तच दिव्या को लेकर जहां मिनी हॉस्पिटल में मानसी का ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं उसके बगल वाले कमरे में जहां तच ने पहले ही सारा सेटअप करवा रखा था वहीं ले कर जाता है। दिव्या को कमरे के अंदर बेड पर लिटाकर तच वापस से कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तच के पीछे वहां सब आ जाते हैं। डॉक्टर शास्त्री कमरे के अंदर जाते हुए अखिल से कहती हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों की तच की वाइफ के साथ डीएनए टेस्ट कर बता सकती हूँ कि तुम दोनों में से वो किसकी बहन है। डॉक्टर के कहने पर अखिल दीक्षा की ओर देखकर अपना सर हाँ में हिलाता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। दीक्षा भी तनय का हाथ पकड़े कहती है, तो चलो अंदर, कहकर डॉक्टर अंदर चली जाती हैं। उनके पीछे अखिल एक उम्मीद लिए कि दिव्या ही उसकी बहन है, वो भी कमरे के अंदर चला जाता है। के जाने के बाद तच तनय से निकिता को दिखाते हुए, तनय इन्हें दूसरे कमरे में लेकर जाओ, ये थोड़ा आराम कर लेगी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अखिल जी का यहीं वेट कर लूँगी। निकिता वहीं पर खड़ी रहती है। मिनी हॉस्पिटल के अंदर मानसी को ब्लड और सलाइन चढ़ रहा था। मानसी की पल्स भी अब नॉर्मल चल रही थी। अब बस इंतजार था तो सिर्फ एंटीडोट के आने का, लेकिन तेज को एंटीडोट लेकर आने में उतनी ही देर हो रही थी। जहां सबको तेज के जल्दी आने का इंतजार था, तो वहीं तेज ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तेज की कार जाम में इस कदर फंसी हुई थी कि उसे निकालने के लिए थोड़ा भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तेज अपने कार से निकलकर बगल वाले कार के गिलास पर नॉक करके बोलता है, ए भाई साइड हटाओ ना, जल्दी जाना है, किसी की जिंदगी का सवाल है। वो कार वाला, भाई आगे की गाड़ियां हटेंगी तभी तो हम अपनी गाड़ियां आगे निकालेंगे। तेज कार के टायर पर लात मारते हुए, सीटिया कहाँ फंस गया, अब तो सिर्फ 3 घंटे ही बचे। अगर मैं ऐसे ही ट्रैफिक में फंसा रहा तो मेरी भाभियाँ, नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। तेज और आगे जाते हुए खुद से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेज अपने साइड में देखता है तो नेहा अपनी बाइक लिए वहाँ खड़ी थी। नेहा को और उसकी बाइक को देख तेज कहता है, अगर तुम्हारी बाइक टूट गई तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी बाइक ला दूंगा, अभी साइड हटो, कहकर तेज नेहा को पीछे कर उसके बाइक को स्टार्ट कर आगे बढ़ता है।
अरे लेकिन ट्रैफिक जाम है, पुलिस है आगे। तेज नेहा को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, बेबी मेरी भाभीियों की जिंदगी का सवाल है, पुलिस तो क्या पूरी की पूरी पुलिस फोर्स भी अब मुझे मेरी मंजिल तक जाने से नहीं रोक सकती। कहते हुए तेज कट करते हुए बाइक को ट्रैफिक के बाहर निकालने लगता है। नेहा कसकर तेज को उसके कमर से पकड़ लेती है और तेज से कितनी तेज हो सकती है वो बाइक चला रहा था और तेज इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके पीछे बैठे नेहा को कोई चोट न लगे। मिनी हॉस्पिटल के अंदर मान का फोन बजता है तो मान अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसमें प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। मान अपनी बाहों में बेहोश मानसी को देखकर उसके सर को चूमकर उसे आहिस्ता से बेड पर लेटा देता है। अनुज इसका ध्यान रखना, मैं अभी आया। मान बाहर की ओर जाते हुए कहता है। मान जैसे मिनी हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वहीं पर तच उसे खड़ा दिखाई देता है। मान तच को आवाज देता है और तच के उसके तरफ देखने पर अपना फोन दिखाता है। तच मान को साइड में चलने का इशारा करते हुए तने से कहता है, तने तेज को पूछो कि वो कहाँ तक पहुँचा। ठीक है भाई, अभी पूछता हूँ। तने तेज को कॉल करने लगता है। मान और तच साइड में आकर, तच क्या? मान प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है। अब तक जो कॉल कट गया था वो फिर से रिंग करने लगता है। तच कॉल रिसीव कर लेता है पर कुछ कहता नहीं है। फोन के दूसरे साइड से, अरे राजावत के लौड़े, किंग की तरह तू भी मेरा फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि तेरे किंग के बिला में मातम मनाना शुरू हो गया है। फोन के दूसरे साइड कालू था। तच अपने दांत पीसते हुए कहता है, तू अपनी मातम की तैयारी कर ले क्योंकि तेरी अर्थी को कंधा देने वाला भी अब तक जिंदा नहीं बचेगा। कालू, अरे अरे, लगता है अभी तक दोनों मरी नहीं हैं, पर कोई नहीं, कुछ देर से ही दोनों मरने वाली हैं, फिर तुम दे देना उनकी अर्थी को कंधा। कहते हुए कालू जोर जोर से हंसते हुए फोन को कॉट कर देता है। इधर तेज के पीछे दो पुलिस वाले लग गए थे क्योंकि तेज ने ट्रैफिक रूल तोड़ दिए थे। नेहा तेज को, वो हमारे पास आ रहे हैं। तेज बिला से कुछ ही दूरी पर था। तेज अपनी घड़ी में टाइम देखता है जिस पर अभी सिर्फ आधा घंटा ही बचा था। तेज नेहा के हाथ जो उसके कमर को पकड़े हुए थे उन पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तेज बाइक की स्पीड 180 कर देता है। अखिल और दीक्षा दिव्या के कमरे से बाहर आते हैं और रिपोर्ट आने का वेट करने लगते हैं। 5 मिनट में ही इमरजेंसी रिपोर्ट निकालकर डॉक्टर बाहर आती हैं और अखिल को देखते हुए कहती हैं, अखिल से कहती हैं, इनके साथ तुम्हारा ब्लड एंड डीएनए कुछ मैच नहीं कर रहा। तच की वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और इनका दीक्षा की तरफ देखते हुए ब्लड मैच कर रहा है, लेकिन हमें और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा ब्लड भी ओ पॉजिटिव है, अगर मेरा खून लेना चाहते हैं तो। निकिता आगे आकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलिए डॉक्टर। निकिता और दीक्षा को अपने साथ खून चढ़ाने के लिए लेकर चली जाती है। तच की वाइफ के साथ तुम्हारा ब्लड एंड डीएनए कुछ मैच नहीं कर रहा है। अखिल के कान में बार बार डॉक्टर की कही यही बातें गूंज रही थीं। अखिल को तो डॉक्टर की कही बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिव्या उसकी सुहाना नहीं है। तच का भी यही हाल था। तच कभी अखिल को तो कभी जाती हुई दीक्षा को देख रहा था। तच को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिल उसकी सुहाना को पहचानने में धोखा कैसे खा सकता है। तब एक तेज की भी फुल स्पीड में पुलिस वालों से बचते हुए विला के अंदर बाइक घुसा देता है। विला के अंदर बाइक घुसाने पर पुलिस वाले वहां से वापस चले जाते हैं। तेज अपनी बाइक खड़ी कर भागते हुए विला के अंदर आकर ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ भागता है। अभी तो उसे अपने पीछे आ रही नेहा का भी ख्याल नहीं रहता। वो भागते हुए सेकंड फ्लोर पर आकर रुकता है और मान और तच के सामने आकर एंटीडोट का बॉटल करते हुए कहता है, भाई जल्दी, डॉक्टर को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है।
माँ दोनों बॉटल लेकर एक अनुज को तो दूसरा डॉक्टर अंजलि शास्त्री को ले जाकर देता है, तो दोनों ही बिना वक्त गंवाए दिव्या और मानसी को इंजेक्शन लगा देते हैं। तब जाकर उनके जान में जान आती है। लेकिन बाहर तो तच और अखिल दोनों ही डॉक्टर की रिपोर्ट बताने के बाद से जान निकलती जा रही थी कि दिव्या उनकी सुहाना नहीं है। दीक्षा और निकिता कुछ देर में दिव्या को खून देकर बाहर आती हैं। तच दीक्षा की बांह से पकड़कर वहां से दूसरे दूर कमरे में ले जाने लगता है। जीजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। भाई आप क्या कर रहे हैं? इसे छोड़िए भाई, छोड़िए इसे। तच दीक्षा को खींचते हुए ले जाकर बांह को झटके से छोड़ते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप। और तुम दोनों तच और तनय और तेज को अपनी आंखें दिखाते हुए दूर रहो, बीच में मत बोलना तुम दोनों। तच दीक्षा को अपनी लाल आंखों से देखते हुए, तुमने कहा कि दिव्या सुहाना नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट भी यही बता रही है कि दिव्या सुहाना नहीं है, तो मेरा दिल उसके करीब जाने पर सुहाना को क्यों महसूस करता है? क्यों क्यों उसके पास जाते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है? क्यों मुझे उसमें सुहाना नजर आती है? मेरी फीलिंग गलत नहीं हो सकती कि मेरा दिल जो इंसान को एक समझने की गलती कर दे। मैंने दिव्या का चेहरा देखकर उससे प्यार नहीं किया। उसके दिल की धड़कन जो मेरा नाम लेती हैं, उसे सुनकर उससे प्यार किया है। तच अपने बाल नोचते हुए अपने घुटने के बल नीचे बैठ जाता है और चीखते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब ये दिव्या है तो मुझे क्यों उसमें सुहाना नजर आती है? क्यों उसके दिल की धड़कन मुझे अपनी ओर खींचती है? क्यों? आखिर दिव्या का क्या सच है? क्या दीक्षा दिव्या का सच तच को बताएगी? यह जानने के लिए मेरी कहानी धड़कन लव द पावर पर इसी तरह बने रहें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद।